उपस्थित मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकसित राज्य की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे श्रीमान शिवराज सिंह जी। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, भाई इको सेट कराओ इसका। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय कुमार मिश्र जी, श्री निशित प्रामाणिक जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, BPRND के DG बालाजी श्रीवास्तव जी, श्री नीरज सिन्हा जी, और आज पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर पधारे हुए सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के सभी अधिकारीगण, आज 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस अभी से शुभारंभ होकर 2 दिन तक चलती रहेगी। अलग अलग विषयों पर यहां पर चर्चा होनी है। श्री बालाजी ने बहुत विस्तृत रूप से इसकी रूपरेखा आप लोगों के सामने रखी है, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता, परंतु लखनऊ पुलिस कांग्रेस के बाद ये पुलिस साइंस कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में हो रही है, बीच में हमारा देश और दुनिया एक बहुत कठिन काल से गुजरे हैं। सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना देश ने किया है, दुनिया ने किया है। दुनिया में, देश में लाखों लोग मृत्यु के शरण हुए हैं, और कोरोना के समय में देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिस कर्मी और CAPF के कर्मचारी अधिकारी भी संक्रमित हुए। लगभग 2700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई। और इस कालखंड के दौरान देश की पुलिस का एक अलग प्रकार का चेहरा देश की जनता के सामने आया है। पुलिस का कार्य कभी भी प्रशंसा के पात्र है, इस प्रकार की बात बहुत लंबे समय से सुनाई नहीं पड़ती थी। मगर मैं आप देश भर के पुलिस बल को अभिनंदन देना चाहता हूं कि जहां पर भी जाते हैं, पुलिस बल की कोरोना की कार्यवाही की भूरी भूरी प्रशंसा। पुलिस का एक मानवीय चेहरा, और आपदा के समय पुलिस क्या कर सकती है, इसका एक उत्कृष्ट और सराहनीय उदाहरण देश की जनता के समक्ष सभी बलों ने कोई आयोजन के बगैर स्वभावगत ही जो पुलिस का स्वभाव होता है, हर व्यक्ति को मदद करना, इसका प्रदर्शन करते हुए सबके सामने रखा है। मैं आज जो 2712 जवान अपनी ड्यूटी निभाते निभाते प्रथम पंक्ति में महामारी का सामना करते करते अपनी जान गंवाए हैं, वो सभी को विनम्र श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कोरोना का सामना प्रथम पंक्ति में रहकर करा। लोगों को मदद करने के लिए किया, किसी को खाना पहुंचाने के वक्त कोरोना लग गया, किसी को अस्पताल ले जाने वक्त लग गया, किसी के अंतिम संस्कार में मदद करते वक्त कोरोना लग गया, और वो भी मृत्यु की शरण में गए। उस सभी परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं, और ये सभी 2712 जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो हो रही है, इसका आगाज हो रहा है।
अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पूरे देश की पुलिसिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दो दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे संविधान में पुलिस को राज्यों का सब्जेक्ट, आंतरिक सुरक्षा को राज्यों का विषय माना गया है और ये सर्वथा ठीक ही भी है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो जब संविधान बना तब से लेकर आज तक देश के अपराध और देश के पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है। अपराध की दुनिया में बहुत नए नए आयाम भी जुड़ गए और कुछ चीजें ऐसे उभर कर आई है जिसमें देश भर की पुलिस को एक वाक्यता के साथ काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप इसकी उस चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। और दूसरी ओर कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, तो पुलिस राज्यों की चुनी हुई सरकार के निर्देशन में चलती है। तो उस वक्त बहुत बड़ा संकट होता है संकलन का, एक समान रिस्पॉन्ड का। जैसे नॉर्थ ईस्ट थिएटर है, 8 राज्य है, 8 राज्य सरकारें हैं, 8 राज्यों के पुलिस के अलग अलग यूनिट है, मगर एक समान चुनौती है हथियारी ग्रुपों की। वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र है, कई सारे राज्य मध्य भारत में और पूर्वी भारत में इसकी चपेट में थे। वहां पर भी राज्य अलग अलग है मगर चुनौती एक समान है। उन लोगों के बीच में वामपंथी, उनका कोई संविधान नहीं है, वो एक कड़ी से काम करते हैं, एक सब जुड़कर करते हैं। तो सामना पुलिस कैसे करेगी? इसके लिए समन्वय की जरूरत है, एक नीति की जरूरत है और एक वाक्यता की भी जरूरत है। जैसे देश के पूर्वी क्षेत्र में घुसपैठ, देश के पश्चिमी क्षेत्र में जहां जहां हमारी पड़ोसियों से सीमा लगती है, वहां ड्रोन से नकली नोटों का ड्रॉप करना, हथियारों का ड्रॉपिंग, ड्रोन से हमले, ये सारी चुनौतियां एक नहीं अनेक राज्यों के सामने एक समान प्रकार से। अगर राज्य की पुलिस आइसोलेशन में काम करती है तो सारी चुनौतियों का हम सामना ढंग से नहीं कर सकते। तो संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, परंतु अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस और डीजी कॉन्फ्रेंस जैसे मीटिंगों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से कुछ राज्य मिलकर अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं का यहां चर्चा कर सकते हैं, एक समान नीति बना सकते हैं। और कुछ पूरे देश भर के सामने चुनौतियां हैं, जैसे ड्रग्स, हवाला ट्रांजैक्शंस, साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड में आज झारखंड में बैठकर कोई मध्य प्रदेश के व्यक्ति के साथ चीटिंग कर सकता है। तो कुछ देश भर के पुलिस के सामने समान चैलेंजेस हैं, उसके लिए विचार विमर्श कहां हो, उसके लिए साझा रणनीति कहां बने, उसके लिए एक वाक्यता के साथ काम करने के लिए संवाद का माध्यम क्या हो। तो मैं मानता हूं कि पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है ये इसके लिए बहुत आइडियल फोरम है और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में ये जो मीटिंग होती है वो हमारी ये लैकुना को बहुत अच्छे तरीके से भरकर समान प्रकार की चुनौतियों को देश भर की पुलिस को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इसका सामना करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। और उस दृष्टि से मेरा बीपीआरएनडी को आग्रह भी है कि इसके कार्यक्रमों की रचना, इसके सत्रों की रचना की जाए, समान प्रकार के चुनौतियों का सामना करने के लिए देश भर की पुलिस की एक रणनीति हो। इस विषय को भी बहुत अच्छे तरीके से आपके सत्र में, आपके चर्चा सत्र में और आपके निष्कर्षों के अंदर भी इसको जगह देनी चाहिए, तभी जाकर इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हल होता है। एक उद्देश्य तो यह है। दूसरा उद्देश्य, जैसा मैंने कहा कि
अपराधी ठहरते नहीं है। कुछ आदतन अपराधी होते हैं, कुछ मजबूरी से बनते हैं, मगर दुनिया भर की अद्यतन टेक्नोलॉजी से अब वो लैस होते जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि पुलिस अपराधी से 2 कदम आगे रहे। अगर अपराधी से 2 कदम आगे रहना है तो पुलिस को भी आधुनिक बनना पड़ेगा, टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के उपयोग का बीट तक परकोलेशन करना पड़ेगा। जब तक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तक ये टेक्नोलॉजी के संस्कार नहीं जाते हैं, हम नए प्रकार के अपराधों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। और इसके लिए भी बीपीआरएनडी ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। ढेर सारी संगोष्ठियों के माध्यम से ट्रेनिंग के विषय तय करना, ट्रेनिंग के विषय के अंदर चुनौतियों को एड्रेस कर लेना और चर्चा सत्रों से समाधान ढूंढकर इसको भी ट्रेनिंग के अंदर समाहित करना। और देश की पुलिसिंग में धीरे 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 देश भर के देश की पुलिस में ये परिवर्तन विगत 10 सालों में हम अच्छे से देख रहे हैं। ये भी पुलिस साइंस कांग्रेस का एक उद्देश्य है। ये दोनों उद्देश्यों से ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का महत्व भी है और इसके बगैर हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आप सबके सामने एक बात निश्चित करना चाहता हूं कि विगत 8 साल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार चली और ये 8 सालों में कई सालों से लंबित हमारे 3 ऐसे क्षेत्र थे जो नासूर बने हुए थे, जो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। एक कश्मीर की समस्या, एक वामपंथी उग्रवाद की समस्या और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में नारकोटिक्स और हथियारी ग्रुपों की समस्या। कई सालों से हम इसको देख रहे हैं। यहां कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी है, उन्होंने जब सर्विस में ज्वाइन हुए तो तब भी ये समस्या सुनी होगी और रिटायर हुए तब भी इसको टाटा कर निकले होंगे। ये बहुत पुरानी समस्याएं थी, मगर आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं ये तीनों थिएटर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत तरीके से, सातत्यपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं को एड्रेस करते हुए लगभग इस समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी बड़ी सफलता हासिल करी। चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद की समस्या हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हथियारी ग्रुपों की बात हो। ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं। धारा 370 जाने के बाद कश्मीर के अंदर एक नया उत्साह, उमंग, विकास की एक नए युग की शुरुआत हुई। आतंकवाद के ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियों का बिल्कुल कमांडिंग वर्चस्व दिखाई पड़ सकता है और वामपंथी उग्रवाद भी समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य तो वामपंथी उग्रवाद से लगभग बाहर ही निकल गए। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन इसलिए आया है कि समस्या को उसका विश्लेषण कर समझकर इसके उपायों की गहन चर्चा कर सातत्यपूर्ण तरीके से एक रणनीति के आधार पर काम हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश भर की राज्य की पुलिसों के सामने, पुलिस विभागों के सामने भी जो समस्या है उसमें भी अफसर बदलते रहे मगर पुलिस की रणनीति न बदले, इसमें सातत्य बहुत जरूरी होता है। सभी पुलिस विभाग के मुखियाओं ने अपने यहां 10 साल की पुलिस की रणनीति और इसका सालाना रिव्यू करने की प्रथा इंस्टीट्यूशनलाइज करनी चाहिए, जिससे नए डीजीपी आए तब वो इसको इससे आगे बढ़ाए।
और जब सालाना रिव्यू करोगे तब जो उसमें कमियां होगी इसका भी रिव्यू होगा, जो सफल मुद्दे होंगे इसका भी रिव्यू होगा, और एक नई रणनीति माइनर चेंजेस के साथ आगे के साल के साथ बना लोगे। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कुछ क्राइम ऐसे आ गए हैं जिसके सामने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग के बगैर, पुलिस के राज्य के भीतर समन्वय के बगैर और पुलिस के राज्य के बाहर समन्वय के बगैर और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करे बगैर लड़ पाना असंभव है। चाहे वो नारकोटिक्स का मसला हो, चाहे वो फेक करेंसी का मसला हो, चाहे हवाला ट्रांजैक्शन से देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के पास पैसा पहुंचाने का मसला हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे हथियारों के सीमा पार से आने का मसला हो, ये सारी समस्या ऐसी है जिसका समाधान सातत्यपूर्ण रणनीति से ही होता है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, जिनकी समुद्री सीमाएं जुड़ी है ऐसे राज्यों में एक रणनीति बन सकती है क्या कि सागर के सटे हुए जिलों में इसी प्रकार के एसपी का अपॉइंटमेंट होगा। इसमें केज ग्रुप तय हो जाए, इसमें परफॉर्मेंस के पैरामीटर तय हो जाए, इसके अंदर परफॉर्मेंस के रिव्यू का प्रोविजन हो। जो जमीनी सीमा के जिले हैं इसके लिए भी थानों तक की व्यवस्था, बाकी अंदर में जो होता है वो करते रहे, परंतु जो सेंसिटिव क्षेत्र है उसके अंदर अपॉइंटमेंट के लिए एक सातत्यपूर्ण रणनीति बनानी पड़ेगी। आतंकवाद विरोधी जितनी भी संस्था है, चाहे एटीएस हो, बड़े शहरों में क्राइम ब्रांच हो, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी सेंसिटिव जगह होती है। इसके पोस्टिंग के लिए भी राजनीतिक स्तर पर और स्टेट पुलिस के डीजी के स्तर पर एक सेंसिटिवनेस खड़ी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये सारी समस्याओं के खिलाफ हम लड़ पाएंगे। मोदी जी ने इसके लिए एक पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा करी है। इसका एक कच्चा खाका गृह मंत्रालय ने बना लिया है। उसके बाद में हम बीपीआरएनडी के थ्रू सारे लोगों के सुझाव के लिए राज्यों की पुलिस को भी पहुंचाएंगे। इसके माध्यम से ढेर सारी चीजें एक समान रूप से पूरा देश की पुलिस का हर थाना सज्ज हो सके, देश भर में एक ही प्रकार की वायरलेस सिस्टम हो, देश भर में एक ही प्रकार के सीसीटीवी कैमरास लगे, एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर देश भर की पुलिस के साथ पास एक ही प्रकार के हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के सारी सुविधाएं हो, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू डेटा का अधिकार भी देश की हर पुलिस को हो। इस प्रकार की व्यवस्था हमें टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से करना चाहते हैं। मैं बड़ा आशान्वित हूं मोदी जी की कल्पना से कि इससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। मित्रों, आज प्रकाशन ढेर सारे 5 किए हैं, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। मैं इसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, परंतु मेरा एक आप सभी से आग्रह है कि इस प्रकाशनों की स्टडी करने वाली एक टोली हर राज्य में यंग पुलिस अफसरों की बनानी चाहिए। इसका स्टडी कर इसकी जिस्ट बनाकर कम से कम एसपी लेवल के हर ऑफिसर तक ये पहुंच जाए। भले 200 पेज के पुस्तक में से आप 10 पेज पहुंचाइए, परंतु इतने सारे रिसर्च पेपर जो बड़ा परिश्रम करके बनाते हैं, अगर वो प्रैक्टिकल पुलिसिंग देखने वाले व्यक्ति के तक नहीं पहुंचते और वो उसको गंभीरता से नहीं लेता है, तो पूरी एक्सरसाइज के कोई मायने नहीं रह जाते। मुझे लगता है कि इस दिशा में हर राज्य की पुलिस ने एक टीम अपने यहां यंग अफसर की बनानी चाहिए, जो सारे प्रकाशनों को ढंग से देखे, इसकी जिस्ट बनाए और एसपी और इसके ऊपर के हर पुलिस अधिकारी को वो जिस्ट भेजे। काफी लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे ऐसा तो मैं नहीं कहता, मगर काफी लोग पढ़ेंगे
और जो पढ़ेंगे इसमें से कुछ लोग तो इसका अमल भी करेंगे तो कुछ तो सुधर जाएगा। अभी मैं एक टीवी इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक सुंदर वाक्य मैंने सुना, डाटा नया विज्ञान है और बिग डाटा में सभी समस्याओं का समाधान है। ये वाक्य को देश भर की पुलिस ने आत्मसात करना चाहिए। भारत सरकार ने ढेर सारी सुविधाएं खड़ी करी है, मगर वो पॉपुलर नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं आप लोगों को, हमारे पास अब सब थाने, देश के 93% से ज्यादा थाने CCTNS से जुड़ गए हैं। उनकी FIR सारी वहां पहुंच जाती है, इसका डेटा उपलब्ध है, एनालिटिक टूल आपके पास उपलब्ध है। आप आपके राज्य के आसपास के 4 राज्यों के क्राइम का स्टडी कभी करा है क्या? इसके लिए टीम बनाई है क्या? ये डेटा को जनरेट करना, यहां से अगर हम संतोष मानेंगे तो ये कभी नहीं होगा। मैं आगे इस विषय को छूंगा, परंतु मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी देश की पुलिस पर एक आरोप होता है, कभी तो नो एक्शन का आरोप होता है कि पुलिस मूक दर्शक बनी है, और कभी एक्सट्रीम एक्शन का आरोप हो जाता है। हमें आदत डालनी चाहिए कि जस्ट एक्शन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और वो तभी होती है जब सिस्टम व्यक्ति पर न निर्भर हो, व्यक्ति सिस्टम पर निर्भर हो। अगर थानेदार के स्वभाव पर आप छोड़ दोगे तो नो एक्शन भी आएगा और एक्सट्रीम एक्शन भी आएगा, मगर सिस्टम पर थानेदार निर्भर होगा तो जस्ट एक्शन आएगा। छोटी सी बात है मगर गौर करने जैसी बात है। अगर ये हम पुलिसिंग के स्वभाव में डालते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। मेरी दृष्टि से पुलिस विज्ञान के 2 पहलू हैं, एक साइंस फॉर पुलिस और दूसरा साइंस ऑफ पुलिस। ये दोनों विषय विचार करने जैसे हैं। साइंस फॉर पुलिस और साइंस ऑफ पुलिस, ये दोनों विषय पर हमने ढंग से विचार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम देश के सामने आती हुई चुनौतियों को टैकल कर पाएंगे। मित्रों, हमारे देश के पास काफी सारा है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डिविडेंड है, डिमांड है, डिसिसिवनेस भी है अब, और भारत के डेस्टिनी को बदलने का हमारा निर्धार भी है। मगर तभी संभव हो सकता है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा हम मजबूत कर लें। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो पुलिस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसको सक्षम बनाने के लिए इसको ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस करना पड़ेगा, और उनकी हेल्प के लिए एक अच्छे सिस्टम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये संभव है। और मोदी जी ने जो स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना हमारे सामने रखी है, वो तभी जाकर चरितार्थ हो सकती है। अगर मैंने कहा डाटा में बड़ी ताकत है, अभी हमारे 16,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन ऑनलाइन हो चुके हैं। इसका डेटा हर रोज इकट्ठा हो रहा है, और NCRB ने CCTNS द्वारा राज्य स्तर पर 9 सेवाओं को उपलब्ध कराया है। मेरा आग्रह है कि ये सेवाओं को आप पॉपुलर करिए, जनता में भी और पुलिस में भी। जैसे व्हीकल NOC का एक सिस्टम है, इसके अंदर चेसिस नंबर डालते ही अब आपको कंप्यूटर बता देता है कि चोरी की हुई कार है या नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, सेकंड हैंड कारों के मार्केट में धड़ल्ले से कार चोरी करने वाले थोड़ा फर्जी टाइप का नंबर बम्बर चेंज कर कार को बेच कर निकल जाते हैं। ये सिस्टम
इंट्रोड्यूस करने के बाद लगभग 9,000 से ज्यादा चोरी की हुई कारों को स्पॉट पर पकड़ा गया है और खरीदने वालों को चोरी हुई कार खरीदने से बचाया गया है। मगर सिस्टम इतनी पॉपुलर नहीं है, इतने बड़े देश में 9,000 का आंकड़ा 1.5 साल में संतोषजनक नहीं है। कौन इसको नीचे तक पहुंचाएगा? और ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही ऐसी चर्चा होकर ये नीचे परकोलेट हो। मिसिंग पर्सन सर्च का जो हमारा सर्च इंजन बनाया है, एनसीआरबी ने अपने डेटा में से ही खंगाल कर निकाला है। अब तक 14,000 लोग ढूंढ निकाले हैं, मगर यह भी आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। एक नफीस कर सेवा भी हम आगे ले जाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश भर की पुलिस के पास करोड़ों में फिंगरप्रिंट्स का डेटा है। एनसीआरबी के पास भी 1.5 करोड़ के आसपास है। थोड़ा विस्तार होगा, मगर मैं डिटेल में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉपुलर करने जैसी सिस्टम्स हैं। अभी हम क्या करते हैं कि घर पर चोरी हुई या खून हुआ है, धाड़ हो गई, तो वहां से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करते हैं। उसमें से घर वालों के फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर उसको सेपरेट कर ये गुनाह करने वाले के फिंगरप्रिंट है पकड़ते हैं। फिर गुनेगार को पकड़ कर लाते हैं और फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। नफीस के माध्यम से क्या होगा, वो हर पुलिस थाने में अब उपलब्ध हो सकता है ये पूरा डाटा। तो जैसे ही घर से चोरी करने वाले का या खून करने वाले का फिंगरप्रिंट उपलब्ध हुआ, उसको कंप्यूटर में डालेंगे। अगर वो डेटा में है तो 1.5 मिनट के अंदर वो सर्च कर आपको नाम दे देगा कि फिंगरप्रिंट फलाने व्यक्ति का है। तो चोर को पकड़कर सजा कराने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करने की जगह चोर को पकड़ने के लिए ही फिंगरप्रिंट का उपयोग, फिर तो आपको वो व्यक्ति को ढूंढना है। कितना बड़ा अंतर आएगा बताइए। परंतु ये सिस्टम तभी ऑपरेट हो सकती है जब आपके थाने की ट्रेनिंग के अंदर का ये हिस्सा हो। सीसीटीएनएस की जितनी भी सेवाएं हैं, 9 की 9 सिटीजन सेवाओं को हर थाने तक पहुंचाने का काम देश भर की पुलिस ने करना चाहिए। इसी तरह से एनआईओ को हम आतंकवादी मामले, नारकोटिक्स के मामले, बम विस्फोट के मामले और विमान अपहरण के मामले, ये सभी मामलों में एक डेटाबेस का स्तंभ है। ये भी लगभग 2-3 महीने में समाप्त हो जाएगा। मेरा आपका अनुरोध है, सारी एफआईआरों पर, ये सारे डेटा पर स्टडी करने के लिए आपके आतंकवाद विरोधी दस्ते को आपने एक्टिव करना चाहिए। नारकोटिक्स के मामले में एनसीबी को डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा है और आईसीजीएस के अंदर इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी ढेर सारा डेटा तैयार हुआ है। यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीएसओ भी तैयार किया है। परंतु ये सब तभी उपयोग हो सकता है जब इसको थाने की पुलिस की ट्रेनिंग का हम हिस्सा बनाएंगे। ये मैंने साइंस फॉर पुलिस के लिए कहा है। साइंस ऑफ पुलिस, इसके लिए मेडिकल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मैनेजमेंट साइंस, आर्म साइंस और कम्युनिकेशन साइंस, ये सारे विज्ञान के उपयोग को, ये पुलिस के ही विज्ञान है, इसको हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसकी अब तक 7 राज्यों में एफिलिएटेड कॉलेज खुल गई है। शिवराज जी भी यहां खोलने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर। इसका उपयोग हम लोग करें और आईपीसी सीआरपीसी के जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, इसमें 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी गुनाहों में फॉरेंसिक एविडेंस को हम कंपलसरी करने वाले हैं। मगर ये करना है तो आपके पास इसके लिए ट्रेन मैन पावर चाहिए। कहां से आएगा? इसीलिए एडवांस में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी रक्षा के साथ जुड़े हुए विज्ञान के सारे मामलों के एक्सपर्ट खड़े करने के लिए बनाई है। मेरा तो सभी राज्यों के महानिर्देशकों से निवेदन है कि आपके राज्य में दोनों यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज का आग्रह आप आपकी राज्य सरकारों को करिए।
जिससे पुलिस के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स आपको अवेलेबल होगा। एक बात समझ लीजिएगा, अंग्रेजों के जमाने के डंडे के पुलिसिंग का युग अब समाप्त हो गया। अब नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा और तर्क के आधार पर पुलिसिंग करना पड़ेगा। और इसमें साइंस, पुलिस के साइंस को भी हमने बदलना पड़ेगा। राज्यों में अनेक प्रकार के सीसीटीवी लगे हैं, पुलिस कंट्रोल रूम से इन सीसीटीवी की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। प्राइवेट सोसाइटियों ने लगा दिए, बस अड्डे पर लग गए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगा दिए, कहाँ कमिश्नरेट ने लगा दिए, कोई रेलवे के लगे हैं, मगर डीजीपी के कंट्रोल रूम में किसी का कनेक्शन नहीं। मैं तो मानता हूं ये खर्च बेकार गया है। बहुत कम खर्च के अंदर, 10% खर्चे के अंदर कनेक्टिविटी हो सकती है, कॉमन सॉफ्टवेयर हो सकता है और आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मित्रों, गत साइंस कांग्रेस में लखनऊ में मैंने कुछ बेसिक पुलिसिंग पर कुछ मुद्दों पर कहा, तो मैं विस्तृत रूप से नहीं कहूंगा, परंतु डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जगह हर राज्य ने सर्जित करनी चाहिए और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिव बनाना चाहिए। पुलिस बैंड, डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, परेड, ये सारे इश्यू भूल गए हम। बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। और 1860 में बनाए गए सारे इश्यू आज भी रिलेवेंट है। पुलिस की प्रेजेंस ही लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रख सकती है। बीट की पेट्रोलिंग, चाहे 10 ही लोग निकले, मगर बहुत महत्वपूर्ण संतोष लोगों के बीच में खड़ा करती है। तो मैं हरीडली फिर से सारे इश्यू रिपीट कर देता हूं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का इंस्टीट्यूट डेवलप करना, बीट को पुनर्जीवित करना, परेड को नियमित करना, खबरी प्रणाली को पुनर्जीवित करना। मैं पुनर्जीवित सोच समझकर बोल रहा हूं। पुलिस बैंड को पुलिस का एक अंग बनाना, डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड को पुनर्जीवित करना और कॉमन सूचना प्रोटोकॉल को भी सीमांत क्षेत्र के अंदर हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बीपीआरएनडी बना रहा है, इसका उपयोग भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से हो सकता है। मित्रों, कानूनी सुधार का इनिशिएटिव भी भारत सरकार ने लिया है। सभी एजेंसियों का संशोधित शस्त्र अधिनियम हमने कर दिया है, राज्यों को भेजा है, अब आपको लागू करना है। सिनाक के लिए कैदियों की नया विधेयक अभी संसद में पारित किया है, इसको लागू करना है। मॉडल जेल अधिनियम आपको भेजे है, उसको लागू करना है, अब तक 6 ही राज्यों ने किए हैं। एफसीआरए का कठोर अनुपालना के लिए कानून बनाए गए हैं, इसको भी आपको हेल्प करनी है। एनआईए कानून को हमने और कठोर बनाया है। यूएपीए का उपयोग राज्य सरकार की पुलिस के कामों में भी उचित केसों में बढ़ाना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जहां यूएपीए का इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वहां करना चाहिए। स्मैक की बैठकें राज्यों में होती ही नहीं है। अकेला मैक कुछ नहीं कर पाएगा। अगर स्मैक की बैठक राज्य में ढंग से होती है तो सारी एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, चाहे ईडी हो, चाहे कस्टम हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे नारकोटिक्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एटीएस हो। मेरा आग्रह है कि स्मैक की बैठक में सभी राज्यों के पुलिस महानिर्देशक इनिशिएटिव ले और करें। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम सुधार ला रहे हैं। नारकोटिक्स की भी कोऑर्डिनेशन की बैठक करने का जिम्मा हमने राज्यों के पुलिस मुखियाओं पर डाला है, इसमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। हैकेथॉन कर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमने करना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों के सामने कहता हूं, प्रोसेस और परफेक्शन ये सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रोसेस और परफेक्शन इस सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर सफलता केवल और केवल पैशन से ही आ सकती है। तो पैशन का जज्बा पुलिस बल में नीचे तक निर्माण करने का हम लोगों का दायित्व है। मुझे भरोसा है कि हम इस पुलिस साइंस कांग्रेस से 2 दिन के विचार मंथन से काफी सारी चीजें निकालेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे और सुधार के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बीपीआरएनडी के डीजी और सभी सहभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वंदे मातरम।